डास एक अनुभवी सैनिक था जिसने कई दशकों तक युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। उसकी बहादुरी और सेवा से खुश होकर राजा ने उसे इनाम में अपना एक इलाका दे दिया। उसे शाही राजधानी से लगभग जबरदस्ती एक बग्घी में बैठाकर भेजे हुए 1 महीना हो चुका था। सच कहें तो डास वहां से जाना नहीं चाहता था। आखिरकार जब बग्घी रुकती है तो एक अधिकारी उसे बताता है कि वे उसके नए इलाके में पहुंच चुके हैं। वह ताना मारते हुए कहता है कि एक अनाथ लड़के के लिए इससे बेहतर इनाम नहीं हो सकता। फिर वह डास को एक नक्शा देता है जिसमें उसके इलाके की सीमाएं बनी होती हैं। साथ ही राजा की तरफ से भेजे गए सामान की सूची भी देता है। अधिकारी बताता है कि इस घास के मैदान का नाम नेजरोस है और आज से उसका नाम डास नेजरोस होगा। डास बिना कुछ बोले बस उसे खाली नजरों से देखता रहता है। अधिकारी वहां से चला जाता है और अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए वो अपने नए इलाके को देखने निकल पड़ता है। वो घंटों तक इस अंतहीन घास के मैदान में चलता रहता है। चलते चलते उसे वो दिन याद आता है जब राजा ने युद्ध में उसकी बड़ी जीत के बदले उसे ये इलाका दिया था। उसे ये भी ठीक से नहीं पता कि एक जागीरदार यानी लॉर्ड होने का मतलब क्या होता है। जितना उसे बताया गया था उसके अनुसार एक लॉर्ड का काम अपने इलाके में रहना, वहाँ के लोगों की रक्षा करना और राजा के लिए कर इकट्ठा करना होता है। लेकिन कई घंटे चलने के बाद भी उसे एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। आसपास एक भी पेड़ तक नहीं होता। थककर वह थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है। पास ही बह रही एक छोटी नदी से पानी पीते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इतने साल युद्ध के मैदान में कीचड़ मिला पानी पीने के बाद साफ पानी मिलना उसे किसी बड़े सुख से कम नहीं लगता। शाम होते होते डास एक फैसला करता है। वह खुद से कहता है कि वह इस जगह को पूरी कोशिश देकर देखेगा, लेकिन अगर अगले 2 दिनों में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो इस वीराने में मरना नहीं चाहता। अगर ऐसा हुआ तो वह किसी पास के गांव में जाकर लोगों के काम आएगा ताकि अपने माता पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर सके। ये सोचकर वह जमीन पर ही लेट जाता है और सो जाता है। अगली सुबह अचानक किसी की लात पड़ने से उसकी आंख खुलती है। वह हैरानी से ऊपर देखता है तो उसके सामने एक जवान लड़की खड़ी होती है। डास कुछ समझ भी नहीं पाता कि वो गुस्से में पूछ बैठती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। डास शांति से अपना परिचय देता है और कहता है कि वो यहाँ सो रहा था। लड़की हैरान होकर पूछती है, क्या तुम बेवकूफ हो? लेकिन डास बिल्कुल गंभीर होकर कहता है कि उसे यहाँ रहने के लिए भेजा गया है और फिलहाल उसका सबसे बड़ा लक्ष्य जिंदा रहना है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। लड़की को पूरा यकीन हो जाता है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन डास कहता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। वह बताता है कि उसके माता पिता की आखिरी इच्छा थी कि वो हमेशा लोगों के काम आए और कमजोर लोगों की रक्षा करे। जैसे ही वो ये बात पूरी करता है, लड़की के माथे पर निकला हुआ सींग हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता है। वो हैरानी से पूछती है, तुम झूठ क्यों नहीं बोल रहे? डास जवाब देता है, मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। ये सुनते ही उसका सींग फिर से नीली रोशनी से चमक उठता है। अब वो लड़की पूछती है, तुम हमारे दुश्मन हो या साथी? डास कुछ पल सोचने लगता है, क्योंकि वे अभी अभी मिले थे। लड़की अधीर होकर तुरंत जवाब मांगती है। तभी डास को याद आता है कि ये पूरा इलाका अब उसका है। अगर ऐसा है तो ये लड़की भी उसके इलाके में रहती है और उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। वो तुरंत कहता है, मैं तुम्हारा साथी हूँ, चाहे कोई भी दुश्मन आए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना कहते ही लड़की का सींग पहले से कहीं ज्यादा तेज नीली रोशनी से चमकने लगता है। तेज रोशनी के कारण डास अपनी आंखें ढक लेता है और सोचने लगता है कि आखिर अभी हुआ क्या। बिना कुछ समझाए लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने गांव ले जाती है ताकि वो गांव की मुखिया से मिल सके। गांव पहुंचते ही डास देखता है कि सभी गांव वाले उसे शक की नजर से देख रहे हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि वो कल पूरे दिन इसी इलाके में घूमता रहा, फिर भी उसे ये गांव दिखाई क्यों नहीं दिया। जब वे गांव की मुखिया से मिलते हैं तो वो सबसे पहले लड़की से पूछती है कि क्या उसके सींग ने कभी लाल रंग की रोशनी दिखाई थी। लड़की, जिसका नाम अलना था, सिर हिलाकर कहती है कि उसका सींग पूरे समय नीला ही चमकता रहा। वह ये भी बताती है कि जब उसने डास से पूछा था कि क्या वो उसका साथी बनेगा, तब उसका सींग पहले से भी ज्यादा तेज नीली रोशनी से चमक उठा था। ये सुनकर मुखिया डास से पूछती है, अगर तुम अलना के साथी हो तो क्या मेरे भी साथी बनोगे? डास बिना एक पल सोचे जवाब देता है, बिल्कुल। वो कहता है, यहाँ रहने वाले सभी लोग मेरे इलाके के हैं और राजा ने मुझे इनकी रक्षा करने के लिए ही यहाँ भेजा है। लेकिन जैसे ही वो राजा का नाम लेता है, अलना तुरंत अपना धनुष निकालकर उसकी तरफ तान देती है। उससे पहले कि वो कुछ करे, मुखिया हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा करती है। मुखिया अपना नाम मोल बताती है और डास से कहती है कि वो शुरू से पूरी कहानी बताए कि आखिर राजा ने उसे यहाँ क्यों भेजा। डास उसकी बात मान लेता है और अपने बीते हुए जीवन के बारे में बताना शुरू करता है। उसे बचपन की सबसे पहली याद अपने माता पिता की है। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि ऐसा काम करना जिससे लोगों का भला हो। वहीं उसके पिता हमेशा कहते थे कि ऐसा इंसान बनना जो कमजोर लोगों की रक्षा करे। यही उनके आखिरी शब्द थे, क्योंकि जब डास सिर्फ 10 साल का था तब एक बीमारी की वजह से उसके माता पिता की मौत हो गई। माता पिता के जाने के बाद डास ने बाकी अनाथ बच्चों को अपने साथ इकट्ठा किया। वे लोग शहर की सफाई करके और छोटे राक्षसों का शिकार करके मिलने वाले इनाम से अपना गुजारा करते थे।
इस दौरान डास हमेशा अपने माता पिता की सीख पर चलने की कोशिश करता रहा। जब वह 15 साल का हुआ तब युद्ध शुरू हो गया। अपने प्रिय लोगों की रक्षा करने के लिए उसने खुद सेना में भर्ती होने का फैसला किया। समय बीतता गया और उसे एहसास हुआ कि युद्ध लड़ने में वो बहुत माहिर है। लगातार 20 साल तक लड़ने के बाद आखिरकार युद्ध खत्म हो गया। उसकी बहादुरी के इनाम में राजा ने उसे ये पूरा इलाका दे दिया। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मोल को यकीन हो जाता है कि डास सच में लोगों की रक्षा करना चाहता है। लेकिन वह उससे एक आखिरी सवाल पूछती है, अगर हम तुम्हारे इलाके के लोग नहीं होते तब भी क्या तुम हमारे साथी बनते? डास बिना सोचे तुरंत कह देता है हाँ, लेकिन जवाब देने के बाद उसे एक जरूरी बात समझ आती है। असल में ये लोग कभी उसके इलाके के नहीं थे। सच तो ये था कि वे सभी राज्य के दुश्मन थे। तब मोल अपना पूरा परिचय देती है। वह बताती है कि वह अनाकिन जनजाति की मुखिया है। कई पीढ़ियों से उसकी जनजाति इन घास के मैदानों के मालिकाना हक को लेकर राज्य से लड़ती रही थी, लेकिन करीब 50 साल पहले उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा और उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। डास हैरान होकर पूछता है कि हारने के बाद भी वे इतने सालों तक यहाँ कैसे छुपे रहे। तब मोल उसे इसका जवाब दिखाती है। उनकी जाति अपने सिर पर बने सींगों में जादुई शक्ति जमा कर सकती है। उसी शक्ति की मदद से वे कई तरह के जादू करते हैं। इसी जादू से उन्होंने अपने पूरे गांव को दुनिया की नजरों से छिपा रखा है। सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि अपने होने का हर निशान भी। डास थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि वो तो राजा का आदमी है, फिर वे उसे ये सब क्यों बता रहे हैं? मोल मुस्कुराकर कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। अगर उसके सींग का रंग नीला न होता तो वह कभी भी उसे ये राज नहीं बताती। उनकी जनजाति के पास एक खास जादू है जिसका नाम सोल अप्रेजर है। जब भी किसी के अंदर दुश्मनी या खतरे का इरादा होता है तो उनके सींग लाल रंग से चमकते हैं। अगर सामने वाला इंसान किसी तरह का खतरा नहीं होता तो सींग सफेद रंग से चमकता है। लेकिन अगर वह इंसान भविष्य में उनकी जनजाति के लिए खुशी या आशीर्वाद लेकर आने वाला हो तो सींग नीले रंग से चमकता है। वो बताती है कि अगर डास ने एक बार भी झूठ बोला होता तो अल्लाह का सींग तुरंत लाल हो जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए उसने उस पर भरोसा किया। मोल कहती है कि उसे उम्मीद है कि डास एक दिन बहुत अच्छा जागीरदार बनेगा। वो उसे रहने की जगह, खाना और कुछ पालतू जानवर भी देने की पेशकश करती है ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। बदले में वह सिर्फ एक वादा मांगती है। वो चाहती है कि डास कभी भी उनके गांव के बारे में किसी को न बताए, यहाँ तक कि राजा को भी नहीं। डास तुरंत ये वादा कर देता है। वो कहता है कि जब तक वे दोबारा राज्य से लड़ाई शुरू नहीं करते उसे उनके यहाँ शांति से रहने से कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद मोल आराम से कहती है कि वो अल्ना को डास की मदद करने और उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे रही है। ये सुनते ही अल्ना जोर से चिल्ला उठती है। गांव वाले मिलकर डास के लिए एक तंबू लगा देते हैं। अल्ना बताती है कि उनके गांव के सभी लोग तंबुओं में रहते हैं ताकि अगर कभी कोई बड़ा खतरा आ जाए तो वे तुरंत सब कुछ समेटकर वहां से जा सके। वह कहती है कि डास का बाकी सामान भी जल्द पहुंच जाएगा और बाद में वो उसे पालतू जानवरों की देखभाल करना भी सिखाएगी। जाने से पहले वह डास को मतानी धूल की एक छोटी थैली देती है। वो बताती है कि इस धूल को जमीन पर बिखेरने से आसपास के जंगली जानवर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर डास उनका शिकार करेगा तो उनका मांस और खाल गांव में लाकर बदले में दूसरी जरूरी चीजें ले सकता है। डास तुरंत शिकार पर निकल जाता है। गांव से काफी दूर पहुंचने के बाद उसे अचानक याद आता है कि वो अल्ना से ये पूछना ही भूल गया कि उसे मतानी धूल कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए। चूंकि उसे कुछ पता नहीं था इसलिए वो पूरी थैली की धूल एक साथ जमीन पर फैला देता है और इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद काले गीज का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। घबराने की बजाय डास खुश हो जाता है। युद्ध के मैदान में बिताए सालों का अनुभव तुरंत काम आने लगता है। वह अपनी बड़ी कुल्हाड़ी पूरे जोर से चलाता है। थोड़ी ही देर में वह पूरे झुंड के लगभग आधे काले गीज मार गिराता है। लेकिन तभी उसे एक बड़ी परेशानी समझ आती है। वो उन सबको अकेले वापस गांव नहीं ले जा सकता। शाम होने तक वो सिर्फ एक काला गीज अपने कंधे पर लाद कर धीरे धीरे गांव लौटता है। उसे थोड़ा दुख होता है कि इतने सारे शिकार करने के बाद भी वह सिर्फ एक ही वापस ला सका। उसे लगता है कि अल्ना अब उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन गांव पहुंचने पर अल्ना उसकी तारीफ करती है और कहती है कि पहली ही बार में काला गीज का शिकार करना बड़ी बात है। डास आराम से कहता है कि उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे झुंड का लगभग आधा हिस्सा मार गिराया था। वह बताता है कि बाकी सबको वह उठा नहीं सका। ये सुनते ही अल्ना तुरंत गांव वालों को बुलाने दौड़ पड़ती है ताकि सभी मिलकर बाकी शिकार वापस ला सके। जब मोल को ये बात पता चलती है तो वह डास को बधाई देती है। वह कहती है कि डास बहुत ताकतवर और सच्चा मर्द है। डास हैरान होकर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। मोल समझाती है कि किसी आदमी की असली कीमत उसके मेहनती और भरोसेमंद होने में होती है। उसके अनुसार यही गुण किसी आदमी को सच में मर्द बनाते हैं। बाकी चीजों की कोई खास कीमत नहीं होती। फिर वह मजाक में कहती है कि अगर कभी डास और अल्ना की शादी हुई तो लोगों को बहुत बड़ा शादी का तोहफा देना पड़ेगा। डास तुरंत घबराकर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मोल हंसते हुए कहती है कि इंसान और अनाकिन एक दूसरे से शादी करके बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। अगली सुबह डास उठता है तो देखता है कि अल्ना उसके लिए नाश्ता बना रही है। खाना खाते ही वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसके बाद अल्ना पूछती है कि आज वो क्या शिकार करने वाला है।
डास सोचता है कि क्या कल का इतना बड़ा शिकार भी काफी नहीं था। अल्लाह समझाती है कि अगर वो चाहता है कि उसके इलाके में और लोग आकर बसे तो उसे कुआं, शौचालय और दूसरी जरूरी चीजें बनवानी होंगी। अगर वो गांव के कारीगरों से ये सब बनवाना चाहता है तो उसे बदले में और सामान देना होगा। डास तुरंत कहता है कि वो फिर से काले गीस का शिकार करेगा, लेकिन अल्लाह तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि इस बार उसे राक्षसों का शिकार करना चाहिए। ये राक्षसों का मांस इतना जहरीला होता है कि कोई भी उसे खा नहीं सकता, लेकिन उनके पंजे, सींग और उनके दिल के अंदर मिलने वाले जादुई पत्थर बहुत अच्छे दामों में बिकते हैं। डास पूछता है कि क्या आसपास कोई राक्षस है। अल्लाह कहती है कि वह अपने सींग की शक्ति से उनका पता लगा सकती है। शुरुआत में डास मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि राक्षसों के बीच जाना अल्लाह के लिए बहुत खतरनाक होगा, लेकिन काफी सोचने के बाद वह आखिरकार मान जाता है और उसे रास्ता दिखाने की इजाजत दे देता है। उसी दिन बाद में डास अपनी भेड़ों की ऊन साफ कर रहा होता है कि तभी गांव के कुछ लोग उसका बाकी सामान लेकर पहुंचते हैं। वे उससे माफी मांगते हैं कि उसके रहने वाले तंबू अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन डास कहता है कि कोई जल्दी नहीं है। उसी समय अल्लाह यात्रा के लिए बने कपड़े पहनकर बाहर आती है। उसे देखते ही डास कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो जाता है। पास खड़े गांव वाले ये देखकर इतने जल जाते हैं कि मानो अभी फट पड़ेंगे। डास तुरंत अपना गला साफ करता है और झेंपते हुए कहता है कि अगर उन्हें शिकार पर जाना है तो अब निकलना चाहिए। रास्ते में चलते हुए अल्लाह एक जादुई मंत्र बोलती है और अपने जादू से ठीक ठीक पता लगा लेती है कि राक्षस कहाँ है। वह डास से कहती है कि इस बार राक्षस काफी बड़ा है। डास कहता है कि पहले वह जाकर देखेगा, लेकिन अल्लाह मना कर देती है। वह याद दिलाती है कि वह छिपाने वाला जादू कर सकती है। अगर हालात बिगड़ गए तो वह उन दोनों को छिपाकर वहाँ से सुरक्षित निकाल सकती है। दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कोई बड़ा कछुआ नहीं बल्कि एक अर्थ ड्रैगन है। डास बिना देर किए उस पर हमला करने का फैसला करता है। अल्लाह उसे रोकते हुए कहती है कि अकेले उस पर टूट पड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, लेकिन डास उसकी बात नहीं सुनता। वह सीधा ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है और अल्लाह से कहता है कि वह छिपी रहे। डास अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से ड्रैगन के शरीर पर मारता है, लेकिन उसके मजबूत शल्क इतने कठोर होते हैं कि कुल्हाड़ी अंदर तक नहीं जा पाती। इसके बाद वह अपनी चाल बदलता है और उसकी कमजोर जगह पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्थ ड्रैगन अपने सारे कमजोर हिस्सों को समेटकर गोल हो जाता है और खुद को पूरी तरह बचा लेता है। अल्लाह फिर से डास को समझाती है कि अर्थ ड्रैगन से लड़ना बहुत खतरनाक है, लेकिन डास पीछे हटने की बजाय आखिरी दम तक कोशिश करना पसंद करता है। वह ड्रैगन की पीठ पर चढ़ जाता है और लगातार अपनी कुल्हाड़ी से वार करता रहता है। बार बार वार करने से उसकी कुल्हाड़ी की धार टूटने लगती है, फिर भी वो हार नहीं मानता। अपने मजबूत इरादे के सहारे वो लड़ाई जारी रखता है। उधर ड्रैगन के शरीर से निकल रही जहरीली हवा अल्लाह को भी असर करने लगती है। डास तय करता है कि पीछे हटने से पहले वो एक आखिरी वार करेगा। उसका वार आखिरकार ड्रैगन का एक शल्क तोड़ देता है। गुस्से में ड्रैगन उसकी तरफ आग के बड़े बड़े गोले फेंकता है। डास इसी मौके का फायदा उठाकर उसकी कमजोर जगह पर जोरदार हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब ड्रैगन आखिरी बार एक बड़ा आग का गोला तैयार करता है, लेकिन इस बार उसका निशाना अल्लाह होती है। ये देखकर डास बिना एक पल गवाए उसकी पीठ पर पूरी ताकत से वार करता है। इस बार उसका हमला सीधा जानलेवा साबित होता है और अर्थ ड्रैगन वहीं मर जाता है। उसी समय गांव के दो लोग जो डास और अल्लाह को ढूंढते हुए पहाड़ों की तरफ आए थे वहां पहुंच जाते हैं। दोनों अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर कुछ देर तक समझ ही नहीं पाते कि आखिर उन्होंने देखा क्या है। जब सभी लोग गांव लौटते हैं तो पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि डास ने अकेले एक अर्थ ड्रैगन को मार गिराया है। ये सुनते ही पूरे गांव में जश्न शुरू हो जाता है। हालांकि ड्रैगन की इतनी बड़ी लाश को गांव तक लाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। जब तक वे उसे खींचकर गांव तक लाते हैं तब तक सुबह हो चुकी होती है। मोल डास के पास आती है और साफ शब्दों में कहती है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने अकेले अर्थ ड्रैगन को मार दिया। लेकिन डास तारीफ की बजाय सीधे काम की बात करता है। वो पूछता है कि अगर वो इस ड्रैगन के शरीर के बदले एक कुआं और शौचालय बनवाना चाहे तो क्या ये ठीक सौदा होगा। ये सुनकर मोल लगभग हंस पड़ती है। वह कहती है कि सिर्फ इस ड्रैगन की एक टांग ही कई कुएं और कई शौचालय बनवाने के लिए काफी है। डास हैरानी से पूछता है कि क्या इसकी कीमत सच में इतनी ज्यादा है। मोल कहती है कि इसकी कीमत इतनी है कि पूरा गांव भी उसका पूरा बदला नहीं चुका सकता। वे लोग बदले में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ड्रैगन का मांस काटकर अलग कर दें, उसके लिए शौचालय और कुआं बना दें, नया तंबू बनाने का सामान दे, खाने पीने का सामान दे, दवाइयों वाली जड़ी बूटियां दे और बचा हुआ सामान रखने के लिए एक अलग भंडार वाला तंबू भी बना दे। डास ये सुनकर दिल से उनका धन्यवाद करता है। इसके बाद मोल फिर से अल्लाह की बात छेड़ देती है। वह कहती है कि डास को ड्रैगन का कोई दांत या पंजा शादी के तोहफे के रूप में अलग रख देना चाहिए। उसे पूरा यकीन है कि अल्लाह के माता पिता ये देखकर बहुत खुश होंगे। डास हैरान होकर पूछता है कि शादी का इससे क्या लेना देना है। मोल मुस्कुराकर कहती है कि चाहे उसने सोचा हो या नहीं, अब उसकी शादी तो होकर ही रहेगी। पूरा गांव हर हाल में उस आदमी से रिश्ता जोड़ना चाहता है जो अकेले अर्थ ड्रैगन का शिकार कर सकता है।
वो ये भी कहती है कि अगर किसी वजह से उसकी शादी अल्ना से नहीं हुई तो गांव की बाकी सभी शादी लायक लड़कियां उसके दरवाजे पर आ जाएंगी। डास गहरी सांस लेकर कहता है कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है। मोल उसे चिंता न करने को कहती है। वह बताती है कि अल्ना तो पहले ही अपने माता पिता से शादी की बात करने चली गई है। डास कुछ देर चुप हो जाता है, फिर पूछता है कि क्या इसी वजह से वह गांव लौटने के बाद से अल्ना को नहीं देख पाया। मोल कहती है कि हाँ, यही वजह है। डास पूछता है कि क्या अब उनकी सगाई हो गई है। मोल बताती है कि अनाकिन लोगों में इंसानों जैसी सगाई की कोई परंपरा नहीं होती। उनके यहाँ सीधे शादी होती है, बस शादी कब होगी यही एक फैसला करना होता है। अगर इंसानों की सगाई जैसी किसी चीज से तुलना करनी हो तो बस वही है। वह ये भी कहती है कि अगर डास सच में इस इलाके का अच्छा जागीरदार बनना चाहता है तो शादी के जरिए गांव से रिश्ता मजबूत करना उसके लिए फायदेमंद रहेगा। डास कहता है कि वह उसकी चिंता की कदर करता है, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत अचानक हो रहा है। वह पूछता है कि आखिर उसे उसके भविष्य की इतनी चिंता क्यों है। मोल सीधा जवाब देती है, अगर डास के साथ कुछ हो गया तो उसकी जगह कैसा जागीरदार आएगा कोई नहीं जानता, और वह ऐसा खतरा नहीं लेना चाहती। इतना कहकर वह अपने काम पर चली जाती है। कुछ देर बाद डास गांव वालों को अल्ना की तारीफ करते हुए सुनता है। वे कह रहे होते हैं कि इतनी छोटी उम्र में भी उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ये सुनकर डास उनसे पूछता है कि आखिर अल्ना की उम्र कितनी है। गांव वाले बताते हैं कि वह अभी अभी 15 साल की हुई है और अब जाकर उसकी शादी की उम्र मानी जाती है। वे मजाक करते हुए कहते हैं कि उसने तो इतना अच्छा दूल्हा भी ढूंढ लिया। ये सुनते ही डास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अल्ना सिर्फ 15 साल की है। वह खुद 35 साल का है, यानी वो उसकी बेटी की उम्र की है। उसके अपने राज्य में 18 साल से कम उम्र में किसी की शादी नहीं होती। डास तुरंत एक योजना बनाता है। वह सोचता है कि अगले 3 साल तक सिर्फ सगाई रहेगी। इस दौरान वह एक अच्छा और जिम्मेदार जागीरदार बनने की कोशिश करेगा। उसे उम्मीद होती है कि 3 साल बाद तक वह एक अच्छे जागीरदार और एक जिम्मेदार इंसान के रूप में खुद को तैयार कर चुका होगा। तभी अल्ना खुशी खुशी उसके पास आती है और कहती है कि उनकी शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। फिर वह पूछती है कि अगली सुबह नाश्ते में उसे क्या खाना है। डास मुस्कुराकर कहता है कि वो जो भी बनाएगी वो खुशी से खा लेगा। थोड़ी ही देर में गांव के बाकी लोग भी उसे शादी की बधाई देने लगते हैं, लेकिन डास जल्दी से सबको समझाता है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, वे सिर्फ सगाई करना चाहते हैं। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो बेकार में शर्मा रहा है। कुछ समय बाद ड्रैगन के बदले मिले सामान से नया कुआं और शौचालय बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद गांव की जिंदगी फिर से पहले जैसी चलने लगती है। डास एक और नया तंबू बनाकर पूरा करता है और उसे देखकर खुश होता है। वह मानता है कि पहली कोशिश के हिसाब से यह बुरा नहीं बना, लेकिन उसे अभी बहुत कुछ सीखना होगा ताकि भविष्य में उसके इलाके में आने वाले लोगों को खुले आसमान के नीचे न सोना पड़े। तभी उसे एक सच्चाई याद आती है, अभी उसके पास एक भी प्रजा नहीं है। अब वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे लोग उसके इलाके में आकर बसना चाहें। तभी अल्ना उसे आवाज देती है। वो कहती है कि उसने उत्तर दिशा से एक राक्षस के आने का पता लगाया है। अल्ना बताती है कि उसने पूरे घास के मैदान पर एक जादू किया हुआ है, जिससे जैसे ही कोई इंसान या राक्षस इस इलाके में आता है उसे तुरंत पता चल जाता है। डास पूछता है कि कितने राक्षस हैं। अल्ना कहती है कि सिर्फ एक है, वह ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सीधा उनकी तरफ आ रहा है। डास किसी भी हालत में उस कुएं और शौचालय को टूटने नहीं देना चाहता जिन्हें उसने इतनी मेहनत से बनवाया है, इसलिए वह तय करता है कि राक्षस को गांव तक पहुंचने से पहले ही मार देगा। अल्ना तुरंत कहती है कि वह भी उसके साथ चलेगी। वो समझाती है कि राक्षस छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी अकेले लड़ने की बजाय दोनों को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। तभी डास उन भालुओं के बारे में पूछता है। वे दोनों अकेले सो रहे हैं। अगर उनके जागने पर आसपास कोई नहीं होगा तो वे अकेलापन महसूस करेंगे और रोने लगेंगे। जो भालू इंसानों से लगाव बना लेते हैं वे अकेले छोड़े जाने पर बहुत घबरा जाते हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए अल्ना उन गांव वालों से कहती है जो डास का सामान पहुंचाने आए थे कि वे पीछे रुककर भालुओं का ध्यान रखें। इसके बाद डास और अल्ना उस राक्षस को ढूंढ लेते हैं। वो एक ओगर होता है। दोनों एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर उसे देखने लगते हैं। डास कहता है कि वे उसे अपने घर के और करीब नहीं आने दे सकते। ये कहकर दोनों एक साथ हमला कर देते हैं। अल्ना सबसे पहले तीर चलाती है, लेकिन ओगर तीर लगने से पहले ही उसे हाथ से हटा देता है। उसी समय डास अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन ओगर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज निकलता है और आसानी से उसके वार से बच जाता है। डास फिर से हमला करता है, लेकिन ओगर लगातार दूरी बनाए रखता है और उसे पास आने का मौका ही नहीं देता। तब अल्ना कहती है कि वो उसकी चाल धीमी करेगी और डास लगातार हमला करता रहे। वह एक और तीर चलाती है। इस बार तीर ओगर के पैर में लगता है और उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। मौका मिलते ही डास ऊंची छलांग लगाता है और अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से चलाता है। एक ही वार में ओगर का शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद अल्ना मुस्कुराते हुए कहती है कि साथ मिलकर लड़ना अच्छा रहा, क्योंकि अब वे पति पत्नी हैं। डास तुरंत समझाने की कोशिश करता है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, वे सिर्फ सगाई करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अल्ना पीछे हट जाती है
और कहती है कि ओगर के खून से बहुत बदबू आ रही है। वह डास से कहती है कि पहले जाकर अच्छी तरह नहा ले, इतनी बदबू के साथ वह उसे तंबू के अंदर नहीं आने देगी। डास के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। शाम होने तक भी डास यही सोचता रहता है कि ओगर के खून की बदबू धोना कितना मुश्किल है। तभी अल्ना खुश होकर उसके पास आती है। वह कहती है कि फ्रांस गर्भवती हो गई है। ये सुनते ही डास खुशी से चिल्ला उठता है। वो दौड़कर फ्रांस के पास जाता है, उसे प्यार से सहलाता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी जल्दी गर्भवती हो गई। ये देखकर फ्रांसिस जलने लगता है और डास का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आवाजें निकालने लगता है। डास हंसते हुए उसे भी प्यार से सहलाता है। इसके बाद अल्ना बताती है कि ये खबर पूरी तरह अच्छी नहीं है। वह कहती है कि भालू बहुत समझदार जानवर होते हैं। वे इंसानों की भाषा समझ सकते हैं और अपनी मर्जी से इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ वे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन उनकी यही समझदारी उन्हें डर और मानसिक तनाव के प्रति भी बहुत कमजोर बना देती है, खासकर जब वे गर्भवती होती है। कई बार उनका डर इतना बढ़ जाता है कि उनकी जान तक जा सकती है। इसलिए बच्चे के जन्म तक उन्हें शांत रखने के लिए सबसे ताकतवर इंसान का उनके पास रहना जरूरी होता है। यही वजह है कि फ्रांस और फ्रांसिस अब उनके साथ उसी तंबू में रहेंगे। इससे तंबू में भीड़ होगी, गंदगी होगी और बदबू भी आएगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डास सिर्फ इतना पूछता है, बस इतनी सी बात। वह कहता है कि उसे इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। फ्रांस और फ्रांसिस भी उसके परिवार का हिस्सा है। अगर उन्हें तंबू के अंदर रखने से उनका बच्चा सुरक्षित पैदा होगा, तो थोड़ी गंदगी और बदबू सहना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर अल्ना डास से कहती है कि वो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत दयालु भी है। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय अचानक अल्ना का सींग हरे रंग की रोशनी से चमकने लगता है। डास पूछता है, क्या कोई आ रहा है? अल्ना सिर हिलाकर कहती है कि पूर्व दिशा से कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वो बताती है कि उसे महसूस हो रहा है कि वे इंसान हैं। डास खुद जाकर उनसे मिलने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो अल्ना से कहता है कि वो खुद को और दोनों भालुओं को अपने छिपाने वाले जादू से छिपा ले। वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह तेजी से उन लोगों की तरफ दौड़ पड़ता है। करीब पहुंचते हुए डास सोचने लगता है कि सामने वाले दोस्त हैं या दुश्मन। अगर वे दुश्मन हुए और उनके पास धनुष हुए तो वे खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए वह तय करता है कि उनके हमला करने से पहले ही उनके पास पहुंच जाना बेहतर होगा। तभी सामने खड़ा एक आदमी उसे पहचान लेता है। वो क्लाउस था, जो युद्ध के समय डास का साथी रह चुका था। क्लाउस मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। डास भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अपने पुराने दोस्त को सुरक्षित देखकर उसे बहुत खुशी हुई। डास पूछता है कि वह इतनी दूर क्यों आया है। क्लाउस बताता है कि उसे टो लेने और सुरक्षा देने दोनों कामों के लिए भेजा गया है। असल में उससे मिलने आने वाली असली शख्सियत राज्य की तीसरी राजकुमारी डायन है। इसके बाद क्लाउस डास से कहता है कि वो उन्हें अपने घर ले चले, क्योंकि वे लोग आधे महीने से ज्यादा का सफर तय करके आए हैं और बहुत थक चुके हैं। जब वे डास के तंबू तक पहुंचते हैं तो राजकुमारी डायन अपना परिचय देती है। वह बताती है कि वह राज्य की तीसरी राजकुमारी है। डास हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी शख्सियत उससे मिलने इतनी दूर तक आई है। डायन चारों तरफ देखकर पूछती है कि क्या उसका महल अभी बन रहा है, क्योंकि उसे वहाँ कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा। डास कहता है कि उसके पास न कोई महल है और न ही कोई नौकर, उसके पास सिर्फ यही तंबू है। वो मुस्कुराकर कहता है कि भले ही ये खास न लगे, लेकिन उसने इसे अपनी मेहनत से खुद बनाया है। डायन हैरान होकर पूछती है कि कारीगर कहाँ है। उसे तो लगा था कि राजा ने डास को अच्छी खासी दौलत और सब कुछ शुरू करने के लिए पैसा दिया होगा, लेकिन डास बताता है कि राजा ने उसे एक तांबे का सिक्का तक नहीं दिया। डायन को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। डास बताता है कि जब उसे यहाँ भेजा गया था तब उसके पास न खाना था और न पानी। उसे सच में लगा था कि वो यहीं मर जाएगा। अब डास सीधी बात पर आता है और पूछता है कि आखिर राजकुमारी इतनी दूर उससे मिलने क्यों आई है। डायन बताती है कि राज्य एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। राजधानी में बहुत से लोग फिर से युद्ध चाहते हैं। इसी वजह से वह डास की मदद मांगने आई है। बदले में वह खुद उससे शादी करने तक का प्रस्ताव देती है, लेकिन डास बिना एक पल सोचे साफ मना कर देता है। वह कहता है कि फ्रांस इस समय गर्भवती है और वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। डायन पूछती है कि अगर वह और बड़ा इनाम दे तो क्या वह मान जाएगा, लेकिन डास दूसरी बार भी साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि अगर उनका काम खत्म हो गया है तो वे लोग वापस जा सकते हैं। डायन के अंगरक्षकों में से एक ये सुनकर गुस्से से भर जाता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक साधारण आदमी बार बार राजकुमारी को मना कर रहा है। गुस्से में वह अपनी तलवार निकालकर डास पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही डास एक ही झटके में उसकी तलवार तोड़ देता है। फिर वह शांत आवाज में एक बार फिर कहता है कि वे लोग यहाँ से चले जाएं। इस बार उनके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वापस जाते हुए डायन बहुत नाराज होती है कि डास ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो मन ही मन कसम खाती है कि एक दिन वह डास को अपने इस फैसले पर पछताने पर मजबूर कर देगी। उनके जाते ही डास बाहर आता है। तभी अल्ना अपना छिपाने वाला जादू हटा देती है। वह बताती है कि उन लोगों में से एक इंसान ऐसा था जिसे देखकर उसका सींग नीला चमका, जबकि बाकी लोगों को देखकर उसका सींग लाल और सफेद रंग में चमका।
डास पूछता है कि वो कब से सब कुछ देख रही थी। अल्ना बताती है कि फ्रांस अकेली होने की वजह से घबरा गई थी, इसलिए वह दोनों भालुओं को साथ लेकर छिप गई और वहीं से सारी बातें देखती रही। डास फ्रांस से उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगता है। फिर वह अल्ना की तारीफ करता है कि उसने बहुत समझदारी से सब संभाल लिया। इसके बाद डास पूछता है कि जिस औरत को देखकर उसका सींग लाल चमका था, क्या वो अल्ना से दुश्मनी रखती थी। अल्ना सिर हिलाकर कहती है कि अब उसका जादू ये भी बता सकता है कि कोई इंसान उन दोनों में से किसी के लिए खतरा है या नहीं, क्योंकि अब वे एक परिवार बन चुके हैं। अगली सुबह डास की आंख नाश्ते की खुशबू से खुलती है। अल्ना सुबह का खाना बना रही होती है, तभी अचानक उसका सींग फिर से हरे रंग की रोशनी से चमकने लगता है। वह डास से कहती है कि एक और इंसान उनकी तरफ आ रहा है। डास सोचता है कि शायद कोई रास्ता भटका हुआ मुसाफिर होगा, इसलिए वह जाकर देखने का फैसला करता है। जाने से पहले वह अल्ना से पूछता है कि क्या वह भी साथ चलेगी। अल्ना कहती है कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान आ रहा है। वो फिर से अपना छिपाने वाला जादू इस्तेमाल करेगी ताकि फ्रांस और फ्रांसिस दोबारा अकेले होकर परेशान न हो। डास उसकी बात मान लेता है और दोनों साथ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद डास सामने आते हुए इंसान को पहचान लेता है। वह क्लाउस था। डास उसे आवाज देता है। क्लाउस राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ डास उसे मिल गया, क्योंकि वो काफी देर से उसका घर ढूंढ रहा था और रास्ता भटक गया था। डास पूछता है कि वह राजधानी वापस क्यों नहीं गया। तभी उसकी नजर क्लाउस के कपड़ों पर जाती है। वह देखता है कि अब क्लाउस ने अपनी सेना वाली ढाल और कवच भी उतार दिए हैं। तब क्लाउस बताता है कि उसे सेना से निकाल दिया गया है। उसकी तलवार और कवच दोनों वापस ले लिए गए। डास तुरंत सोचता है कि कहीं ये सब राजकुमारी डायन वाली घटना की वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन क्लाउस तुरंत कहता है कि इसमें डास की कोई गलती नहीं है। वह बताता है कि अगर फिर से युद्ध शुरू होता तो उसे सबसे आगे लड़ने भेज दिया जाता, लेकिन अब वह किसी बेकार के युद्ध में नहीं लड़ना चाहता। इसी वजह से उसने जानबूझकर ऐसा किया कि उसे सेना से निकाल दिया जाए। इसके बाद क्लाउस डास से पूछता है कि क्या वह अब उसके लिए निजी सैनिक बन सकता है। अल्ना कहती है कि उसे इसमें कोई परेशानी नहीं है। अचानक अल्ना की आवाज सुनकर क्लाउस चौंक जाता है। वो हैरानी से पूछता है कि ये लड़की और ये दोनों भालू अचानक कहाँ से आ गए। डास मुस्कुराकर कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। वह कहता है कि अभी सब यही बताने की बजाय पहले उसके साथ घर चलो। करीब 10 दिन बीत जाते हैं। इन दिनों डास क्लाउस के लिए रहने का नया तंबू बनाता है। वो उसे ड्रैगन के शरीर से बने एक भाले और कवच का तोहफा भी देता है। क्लाउस बहुत खुश होता है। वह कहता है कि ऐसे सामान तो राजघराने के लोगों को भी मुश्किल से मिलते हैं। वो मन ही मन ठान लेता है कि वह डास के भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। उधर अल्ना जड़ी बूटियों के साथ भुना हुआ काला गीज बनाती है। क्लाउस उसे खाकर कहता है कि भविष्य में वो बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। ये सुनकर डास के माथे पर पसीना आ जाता है। क्लाउस समझ नहीं पाता कि वो अचानक इतना परेशान क्यों हो गया। अल्ना और भुना हुआ काला गीज लाकर क्लाउस को और खाने के लिए देती है। क्लाउस उसका धन्यवाद करता है और डास को भी साथ खाने के लिए बुलाता है, लेकिन डास कहता है कि क्लाउस का उसे मालिक या लॉर्ड कहना उसे अब भी अजीब लगता है। फिर भी क्लाउस कहता है कि दोनों की जिम्मेदारियां साफ रखने के लिए उसे ऐसा कहना ही होगा। उसी समय दोनों भालू कुछ आवाजें निकालते हैं। अल्ना उनकी बात समझकर क्लाउस को बताती है। भालू कहते हैं कि वे ऊन देकर पूरे झुंड की मदद करते हैं, इसलिए क्लाउस को भी ऐसा इंसान बनना चाहिए जो सबके काम आए। क्लाउस मुस्कुराकर कहता है कि इलाके की सेना का कप्तान होने के नाते वो पूरी कोशिश करेगा कि फ्रांसिस की उम्मीदों पर खरा उतरे। फिलहाल पूरे इलाके की सेना में सिर्फ क्लाउस ही अकेला सैनिक था, लेकिन डास को लगता है कि उसका जोश ही बाकी कमी पूरी कर देता है। कुछ समय बाद अल्ना का सींग फिर से तेज हरे रंग में चमक उठता है। वह बताती है कि पूर्व दिशा से 12 इंसान उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक मौत के बिल्कुल करीब है। डास तुरंत उन्हें देखने जाने का फैसला करता है ताकि देर होने से पहले उनकी मदद की जा सके। क्लाउस पूछता है कि क्या वो भी साथ चले, लेकिन डास मना कर देता है। वो कहता है कि क्लाउस घर की रक्षा करे। अगर आने वाले लोग ठीक नहीं लगे तो वह अल्ना और दोनों भालुओं को वापस भेज देगा। ऐसी स्थिति में उसे क्लाउस पर भरोसा रहेगा कि वह सबकी रक्षा करेगा। क्लाउस पूरे विश्वास से कहता है कि डास उस पर भरोसा कर सकता है। इसके बाद अल्ना डास और दोनों भालुओं पर अपना छिपाने वाला जादू कर देती है। उधर राजधानी में 5 राजकुमार और राजकुमारियां राजगद्दी के लिए आपस में लड़ रहे थे। राजकुमारी डायन की ताकत अपने बाकी भाई बहनों से कम थी, इसलिए क्लाउस को पूरा यकीन था कि वो डास को अपने पक्ष में करना चाहती थी। उसे ये भी लगता है कि डास को उसका असली इनाम शायद दूसरे राजकुमार ने नहीं मिलने दिया, क्योंकि उसकी पहचान बहुत लालची इंसान के रूप में थी। पूरे राज्य के बड़े लोग अलग अलग गुटों में बंट चुके थे। उनकी आपसी लड़ाई का असर अब दूर के इलाकों तक पहुंचने लगा था। क्लाउस सोचता है कि एक दिन ये झगड़ा डास के इलाके तक भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर उसे डास की सेवा करते हुए लड़ना और मरना पड़े तो उसे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। कुछ देर बाद क्लाउस देखता है कि डास अपनी पीठ पर एक बूढ़ी औरत को उठाकर ला रहा है और उसके पीछे कई लोग चल रहे हैं। क्लाउस पूछता है कि क्या हुआ। डास बताता है कि पास के एक इलाके में विद्रोह हो गया था। वहाँ के एक गरीब गांव ने खाने की कमी की वजह से उस बूढ़ी औरत को गांव से निकाल दिया ताकि उनके ऊपर कम बोझ रहे।
क्लाउस अंदाजा लगाता है कि शायद वो कास्डेक्स इलाका होगा। वह वहाँ से होकर ही आया था और वहाँ के हालात बहुत खराब थे। डास बताता है कि उसे उस बूढ़ी औरत पर बहुत गर्व है। वो उन लोगों की मुखिया है और उसने अपनी भविष्य बताने की कला की मदद से सबको बचने का रास्ता ढूंढ लिया। इसी वजह से वे लोग यहाँ तक पहुँच पाए। क्लाउस खुश होकर कहता है कि एक ही दिन में उनके इलाके को 12 नए लोग मिल गए। डास तुरंत उनके रहने के लिए नए तंबू बनाने का काम शुरू कर देता है, लेकिन क्लाउस कहता है कि ये लोग ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए डास जैसा ठीक समझे वैसा करे। डास उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं पाता। वह कहता है कि यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। इन सभी औरतों की उम्र 70 साल से ज्यादा है और माया तो पूरे 90 साल की है। उसे उम्मीद है कि वे उसे लंबी उम्र का राज सिखा सकेंगी। अल्ना कहती है कि वह भी डास की बात से सहमत है। आखिर वह इस इलाके का मालिक है। दोनों भालू भी आवाज निकालकर सहमति जताते हैं। वे कहते हैं कि झुंड का सबसे ताकतवर सदस्य वही है, इसलिए सभी को उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। क्लाउस समझ जाता है कि वो डास की सोच कभी नहीं बदल सकता। वो हमेशा से ऐसा ही था, यहाँ तक कि सेना में रहने के समय भी। उसे एक पुरानी लड़ाई याद आती है। उस समय सेना का कप्तान सबको पीछे हटने का आदेश देता है क्योंकि जीतना नामुमकिन था। लेकिन क्लाउस पूछता है कि क्या वे बिना लड़े ही भाग जाएंगे, जबकि दुश्मन उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगर वे चले गए तो शरण लिए हुए आम लोगों की रक्षा कौन करेगा। कप्तान उसे चुप रहने को कहता है और सभी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है। क्लाउस गुस्से में चिल्लाता है कि जो लोग खुद को राज्य का सैनिक कहते हैं वे ही अपने लोगों को छोड़कर भाग रहे हैं। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी मौत आने वाली है, लेकिन सामने डास होता है। उसकी गोद में एक छोटा लड़का होता है जिसके रोने की आवाज सुनकर वो उसे शरण स्थल से उठाकर लाया था। डास उस बच्चे को लोगों के हवाले करता है और वादा करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। उसी समय दुश्मन सीधे डास और क्लाउस पर हमला कर देते हैं। डास क्लाउस से कहता है कि वो किसी भी हालत में मरे नहीं। क्लाउस को उसके बाद की लड़ाई ठीक से याद नहीं रहती। उसे बस इतना याद है कि वो हर हाल में दुश्मनों को शरण स्थल से दूर रखना चाहता था और डास का साथ देना चाहता था। उसे आज पूरा यकीन है कि डास बिल्कुल नहीं बदला, चाहे वो अब एक जागीरदार बन चुका हो। क्लाउस खुद को बेवकूफ कहता है कि वो कभी सोचता था कि मर जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अब उसे समझ आ गया है कि उसे जिंदा रहकर डास का साथ देना है ताकि वो एक महान जागीरदार बन सके। कुछ समय बाद माया डास का धन्यवाद करती है कि उसने सबके बैठने और काम करने के लिए एक जगह बनाई। वह बताती है कि वहीं बैठकर वे काम भी करेंगी। जब भालुओं की ऊन इकट्ठी हो जाएगी तो वे उससे धागा बनाएंगी और फिर कपड़ा बुनेंगी। डास को ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। शरण लेकर आई एक औरत पूछती है कि वह अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया। डास कहता है कि अब यहाँ इतने लोग आ गए हैं, इसलिए वो इस जगह को एक गांव घोषित करना चाहता है, लेकिन उसे गांव का कोई अच्छा नाम समझ नहीं आ रहा। तब एक औरत सुझाव देती है कि गांव का नाम डास गांव रख दिया जाए, लेकिन डास तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपने नाम पर गांव का नाम नहीं रख सकता। क्लाउस सुझाव देता है कि इसका नाम ड्रैगन स्लेयर गांव रखा जाए, लेकिन अल्ना उस सुझाव को भी ठुकरा देती है। वह कहती है कि गांव का नाम इलूक गांव होना चाहिए। वो बताती है कि पुरानी भाषा में इलूक का मतलब होता है पहला गांव। किसी को भी इस नाम पर कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार डास खुशी खुशी अपने नए गांव का नाम इलूक गांव रख देता है। ये सुनकर अल्ना डास से कहती है कि अब जब उनके पास अपना गांव है तो उन्हें और लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। डास सोचने लगता है कि माया ने उसे क्या सलाह दी थी। तभी अचानक माया उसके ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है। डास बुरी तरह चौंक जाता है क्योंकि उसने अपने मन की बात जोर से कही नहीं थी। माया मुस्कुराकर कहती है कि जिस बात पर वे पहले चर्चा कर रहे थे, अगर डास को और लोग चाहिए तो वो ड्रैगन के सामान को बेचकर गुलाम खरीद सकता है, लेकिन डास तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि उसे गुलामी से नफरत है। युद्ध के मैदान में उसने कई गुलाम सैनिकों को देखा था और उन सभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। वह साफ कहता है कि उसके इलाके में न कोई गुलाम रख सकेगा और न ही गुलामों की खरीद फरोख्त होगी। ये सुनकर माया राहत की सांस लेती है। वह कहती है कि उसे भी गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। डास हैरान होकर पूछता है कि फिर उसने उसे गुलाम खरीदने की सलाह क्यों दी। माया बताती है कि वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि डास सच में गुलामी के बारे में क्या सोचता है। अगर डास गुलामी के पक्ष में होता तो वह उसे उस रास्ते पर जाने से रोकती। वह डास से माफी मांगती है और कहती है कि उनके इलाके में गुलामी से जुड़ी बहुत दुखद कहानियां रही हैं। डास पूछता है कि क्या वह कास्डेक्स इलाके की बात कर रही है। माया कहती है हाँ। वह बताती है कि वहाँ का जागीरदार और उसका बड़ा बेटा गुलामों का शिकार करने में मजा लेते हैं। वहीं उसका दूसरा बेटा, जिसने पहले उनसे झगड़ा किया था, उसकी सेवा करने के लिए बहुत सारी महिला गुलाम रखता है। डास गुस्से में कहता है कि उसके इलाके और इलूक गांव में ऐसा कभी नहीं होगा। वह किसी भी हालत में गुलामी को जगह नहीं देगा। कुछ समय बाद एक घूमने वाला व्यापारी अनाकिन गांव में आता है। वो समय समय पर वहाँ आता रहता था और अल्ना ने उसे खबर भेजी थी कि इस बार डास के इलाके में भी जरूर आए। क्लाउस सोच रहा था कि वो कैसा होगा, लेकिन जैसे ही व्यापारी उनके सामने आता है, डास हैरान रह जाता है क्योंकि वह एक मेंढक जैसा इंसान था। वह गाड़ी से कूदकर नीचे उतरता है और अपना परिचय देता है।
वह कहता है कि उसका नाम पागंडू है और उम्मीद करता है कि वे अच्छे व्यापारिक साथी बनेंगे। अल्ना बताती है कि वह मेंढक जाति का सदस्य है। पागन उनसे पूछता है कि क्या वह अर्थ ड्रैगन के सामान को देख सकता है। डास बिना किसी दिखावे के ड्रैगन के बड़े बड़े हिस्से जमीन पर रख देता है। उन्हें देखकर पागन जोर से चिल्ला उठता है। उसे उम्मीद थी कि डास उसे कोई छोटा टुकड़ा दिखाएगा। पागन पूछता है कि क्या सच में डास ने अकेले उस ड्रैगन को मारा था। डास समझता है कि शायद पागन को उस पर भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी से ड्रैगन के उस मजबूत हिस्से को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर पागन और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। डास पूछता है कि अब उसे यकीन हुआ या नहीं। पागन मुस्कुराकर कहता है कि अब उसे पूरा यकीन हो गया है और वो खुशी खुशी उसके साथ व्यापार करेगा। वह अपने पहरेदारों को गाड़ी से सारा सामान उतारने का आदेश देता है। सामान देखकर वह खुश होता है कि वह पर्याप्त चीजें लेकर आया है। फिर पागन कहता है कि अब वो उन्हें एक खास चीज दिखाना चाहता है। वह बताता है कि वह इन गुलामों को जानवरों वाले देश में नहीं बेच पाया। चूंकि डास इंसान है, इसलिए उसे लगा कि शायद वो उन्हें खरीद लेगा। ये सुनते ही डास के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसकी नजर उन दोनों छोटी लड़कियों पर पड़ती है। वह देखता है कि उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। उसे तुरंत अपना बचपन याद आ जाता है और वह समझ जाता है कि शायद वे भी उसी की तरह अनाथ है। डास कुछ करने ही वाला होता है कि अल्ना उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहती है। माया भी कहती है कि बच्चों के सामने इतना डरावना चेहरा मत बनाओ। माया पागन से कहती है कि वे गुलाम नहीं खरीदना चाहते, लेकिन पागन जल्दी से समझाता है कि वे दोनों असल में गुलाम नहीं हैं। अगर वो उन्हें अपने साथ सामान की तरह न लाता तो वे अब तक मर चुकी होती। वह बताता है कि जिस गांव में उन दोनों का जन्म हुआ था, वहाँ के लोग उन्हें अपशकुन मानते थे। उनका कहना था कि ये दोनों पूरे गांव पर मुसीबत लाएंगी, इसलिए गांव वाले उन्हें मार डालना चाहते थे। उनके माता पिता दोनों बच्चियों को लेकर गांव से भाग गए। उसी समय उनकी मुलाकात पागन से हुई, लेकिन उन दोनों के लिए अपने बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ समय बाद दोनों बीमार पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने पागन से अपनी बेटियों की देखभाल करने की विनती की। लेकिन पागन ने साफ कह दिया कि वह मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता। तब उन माता पिता ने उसे पैसे दिए और कहा कि वह चाहे तो बच्चियों को अपने व्यापार का हिस्सा मान ले, लेकिन अब तक वह सारा पैसा खर्च हो चुका है। इन दोनों जुड़वा बच्चियों की देखभाल करते करते उसका बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए वो डास से विनती करता है कि वो इन्हें अपने साथ रख ले। डास बिना देर किए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि अब से इन दोनों की जिम्मेदारी उसकी होगी। साथ ही वो ड्रैगन के सामान के बदले पागन को उतना मूल्य भी देगा जितना उसने इन दोनों पर खर्च किया है। डास दोनों बच्चियों को गोद में उठाता है। वो उनसे पूछता है कि उनकी उम्र क्या है और उन्हें कौन से खेल पसंद है, लेकिन दोनों में से कोई जवाब नहीं देता। डास लगातार उनसे बातें करता रहता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह सोचता है कि शायद उनके नाम भी नहीं है, इसलिए वह उन्हें नए नाम देने का फैसला करता है। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें नए नाम नहीं चाहिए। डास मुस्कुराकर पूछता है कि फिर उनके नाम क्या है। वे बताती हैं कि उनके नाम सेनाई और ईहान है। डास कहता है कि अब वे अपनी नई बड़ी बहन अल्ना के साथ जाकर नहा लें और नए कपड़े पहन लें। दोनों खुशी से मान जाती हैं। माया कहती है कि उसके बाद सब लोग साथ बैठकर उबले हुए आलू खाएंगे। क्लाउस हंसते हुए डास से कहता है कि अच्छा हुआ उसने उनके नाम नहीं बदले। डास जवाब देता है कि वे अपने माता पिता द्वारा दिए गए नामों को बचाकर रखना चाहती थी, इसलिए उसने उनका फैसला मान लिया। क्लाउस हैरान होकर कहता है कि डास बच्चों को संभालने में कितना अच्छा है। डास मुस्कुराकर बताता है कि युद्ध से पहले वो बाकी अनाथ बच्चों के लिए एक बड़े भाई या पिता जैसा था। उसे उम्मीद है कि वे सभी आज भी सुरक्षित होंगे। कुछ देर बाद अल्ना सेनाई और ईहान को लेकर डास के पास आती है। डास को उम्मीद नहीं थी कि दोनों इतनी जल्दी उसके साथ खुल जाएंगी। वह उनके नाम लेकर उन्हें बुलाता है और उनके नए कपड़ों की तारीफ करता है। माया समझ जाती है कि ये दोनों इंसान नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वे इस इलाके के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। वह तय करती है कि आगे क्या होता है वह ध्यान से देखेगी। अल्ना दोनों बच्चियों को चांद जैसे चमकने वाले खास रत्न देती है। फिर वह उनके नामों का मतलब समझाती है। वो बताती है कि सेनाई का मतलब है चांद जैसी सुंदर और ईहान का मतलब है पवित्र चांद। अल्ना कहती है कि उनके माता पिता का चांद से बहुत गहरा लगाव रहा होगा, इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटियों के ऐसे नाम रखे। वह बताती है कि इन खास रत्नों में चांद की शक्ति छिपी होने की बात कही जाती है। ये सुनते ही दोनों बच्चियों को अपने माता पिता की याद आ जाती है। वे फूट फूट कर रोने लगती हैं। डास उन्हें प्यार से कहता है कि अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद भी वे दोनों बहुत बहादुर रही हैं, लेकिन अब उन्हें अपने आंसू रोकने की जरूरत नहीं है। जब भी उनका रोने का मन करे वे खुलकर रो सकती हैं। इसके बाद डास अल्ना से पूछता है कि वो पुरानी भाषा क्या है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। अल्ना बताती है कि वो एक बहुत पुरानी भाषा है जिसके बारे में अब सिर्फ कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज के समय में कोई भी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। उसे ये भी नहीं पता कि वह सिर्फ अनाकिन लोगों की भाषा थी या नहीं, लेकिन उसे लगता है कि ये दोनों बच्चियां इंसान नहीं हैं। संभव है कि उनकी जाति का कभी अनाकिन लोगों से संबंध रहा हो। उस दिन के बाद इलूक गांव पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और चहल पहल वाला हो जाता है। करीब 10 दिन बाद सेनाई और ईहान आपस में झगड़ने लगती हैं।
असल में ईहान ने सेनाई का आलू खा लिया था। ईहान माफी मांगती है, लेकिन सेनाई कहती है कि वह उस आलू को बाद में खाने के लिए बचा कर रख रही थी। डास अपना आलू सेनाई को देना चाहता है, लेकिन सेनाई उसे लेने से मना कर देती है। उसी समय अल्ना का सींग फिर से हरे रंग में चमकने लगता है। वह बताती है कि पूर्व दिशा से एक अकेला इंसान घोड़े पर उनकी तरफ आ रहा है। डास उसे देखने जाने का फैसला करता है। तब सेनाई और ईहान उससे कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाए। डास मुस्कुराकर वादा करता है कि वो जल्द लौट आएगा। कुछ देर बाद डास उस आदमी को देख लेता है। अल्लाह बताती है कि उसके सींग ने उस आदमी के लिए सफेद रंग दिखाया है। इसका मतलब है कि उसके मन में उनके लिए कोई दुश्मनी नहीं है। वह आदमी घोड़े से उतरकर अपना परिचय देता है। वह कहता है कि उसका नाम कमालोट्स है। वह काजडेक्स इलाके के नए जागीरदार एल्डन काजर की सेवा करता है। वह बताता है कि एल्डन डास से मिलना चाहते हैं और रास्ते में ही है। बात करते करते कमालोट्स पूछता है कि क्या वह एल्डन का स्वागत उसके महल में कर सकता है, लेकिन डास मना कर देता है। वह कहता है कि वह यही उनसे मिलेगा। कमालोट्स ये खबर देने वापस चला जाता है। डास सोचता है कि अगर काजडेक्स में नया जागीरदार आ गया है तो इसका मतलब वहाँ का विद्रोह सफल हो गया। लेकिन वो मन ही मन तय करता है कि वो किसी ऐसे इंसान को इलूक गांव के पास भी नहीं आने देगा जो महिला गुलाम रखता हो। कुछ देर बाद एल्डन अपने लोगों के साथ आता दिखाई देता है। डास को माया की बात याद आती है कि एल्डन के पास बहुत सारी महिला गुलाम है। ये सोचकर ही डास का खून खौलने लगता है। वो गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि वो किसी गुलाम रखने वाले इंसान को इलूक गांव के पास नहीं आने देगा। तभी अल्ना कहती है कि एल्डन के लिए उसका सींग नीली रोशनी से चमक रहा है। भले ही वो डास जितनी तेज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है। साथ आए लोगों में से किसी के लिए भी लाल रंग नहीं दिखा। एल्डन गाड़ी से उतरते ही दौड़कर डास के पास आता है। वो सबसे पहले माफी मांगता है कि बिना बताए यहाँ आ गया। फिर वह अपना परिचय देता है। वो कहता है कि बचपन से ही वह डास को राज्य का सबसे बड़ा नायक मानता आया है। इसी वजह से वह हमेशा उससे अच्छे संबंध बनाना चाहता था। वो भरोसा दिलाता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है और उम्मीद करता है कि डास उससे नाराज नहीं होगा। डास कहता है कि वह नाराज नहीं है। साथ ही वह कमालोट से पहले किए गए अपने रूखे व्यवहार के लिए भी माफी मांगता है। एल्डन हंसकर कहता है कि इतनी छोटी बात की कोई जरूरत नहीं है। वह चाहता है कि डास उसके साथ बिना किसी औपचारिकता के बात करे। फिर एल्डन पूछता है कि उसके बगल में खड़ी लड़की कौन है। ये सुनकर डास और अल्ना दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अल्ना तो अभी भी अपने छिपाने वाले जादू के अंदर थी। एल्डन मुस्कुराकर कहता है कि अल्ना बहुत अच्छी तरह छिपी हुई है, लेकिन उसकी सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए वह जान गया कि वहाँ कोई मौजूद है। वो कहता है कि अल्ना से भी बहुत अच्छी और दयालु खुशबू आ रही है, बिल्कुल डास की तरह। डास इससे भी ज्यादा हैरान होता है कि उसका छिपाने वाला जादू एल्डन पर काम ही नहीं कर रहा। अल्ना अपना जादू हटाकर सामने आ जाती है। उसे देखकर एल्डन चौंक जाता है। वह पूछता है कि उसके सिर पर यह सींग क्यों है और वह किस जाति की है। फिर वह डास की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसका उससे क्या रिश्ता है। डास बताता है कि उसका नाम अल्ना है और वो उसकी मंगेतर है, लेकिन अल्ना तुरंत बीच में बोलती है कि वह उसकी पत्नी है। एल्डन उसके सींग को देखकर पूछता है कि क्या वह अर्धमानव जाति की है। अल्ना कहती है कि वह अनाकिन जाति की है और उसके सिर पर यह सींग जन्म से है। उसने अर्धमानव शब्द पहले कभी नहीं सुना, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। एल्डन समझाता है कि अर्धमानव उन सभी जातियों के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम है जो इंसानों जैसी दिखती है, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं होती, जैसे जानवर जाति या मछली जाति। ये सुनकर अल्ना कहती है कि अगर उसका मतलब यही है तो वह भी अर्धमानव ही है। इतना सुनते ही एल्डन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगता है। फिर वह डास से पूछता है कि क्या उसके और अल्ना के बच्चे भी हैं। डास घबराकर कहता है कि पहले रोना बंद करे, उनके अभी कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन तभी अल्ना आराम से कह देती है कि वह भविष्य में डास से 10 बच्चे पैदा करना चाहती है। ये सुनकर डास बुरी तरह चौंक जाता है। अल्ना आगे बताती है कि भले ही उनके अपने बच्चे अभी नहीं हैं, लेकिन डास 2 अनाथ बच्चियों की परवरिश कर रहा है जो शायद अर्धमानव है। ये सुनते ही एल्डन और भी जोर जोर से रोने लगता है। उसी समय उसके चेहरे में बदलाव आने लगता है। उसके कान और नाक एक हाथी जैसे हो जाते हैं। वो खुशी से चिल्लाता है कि आखिरकार उसे अपना एक साथी मिल गया और वो कोई और नहीं बल्कि डास है। इतना कहकर वह अपनी सूंड से डास को उठाकर हवा में घुमा देता है। डास हैरानी से पूछता है कि क्या एल्डन भी अर्धमानव है, लेकिन तभी एल्डन दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है। डास घबराकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। थोड़ी देर बाद एल्डन को गाड़ी में लिटा दिया जाता है। डास कमालोट से पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। एल्डन खुद कहता है कि अगर कमालोट चाहे तो डास को पूरी सच्चाई बता सकता है। तब कमालोट बताता है कि एल्डन आधा इंसान और आधा अर्धमानव है। उसका जन्म एक इंसान और एक अर्धमानव के घर हुआ था। वह अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकता है, लेकिन हर बार रूप बदलने में उसके शरीर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आधे अर्धमानव बहुत कम पैदा होते हैं। इस वजह से एल्डन को कई खास फायदे भी मिलते हैं, लेकिन उसके शरीर का कोई एक स्थायी रूप नहीं है। इसी कारण उसे हमेशा अपनी पत्नियों की देखभाल और मदद की जरूरत पड़ती है। एल्डन उठकर बैठ जाता है और दास से कहता है कि जब उसने सुना कि दास की शादी एक डेमी ह्यूमन से हुई है तो वो इतना खुश हो गया कि उत्साह में
अपने आप ही उसका रूप बदल गया। दास उससे कहता है कि इसकी चिंता मत करो। फिर दास उससे पहले हुई बगावत के बारे में पूछता है। एल्डन बताता है कि उसने ये सब उन लोगों की रक्षा करने के लिए किया था जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। वो अपनी कहानी बचपन से शुरू करता है। पहले वाले लॉर्ड का नाम एनकार्स था। उसकी पहले से एक पत्नी और एक बेटा था, लेकिन उसका बड़ा बेटा भी बिल्कुल उसी की तरह बुरा स्वभाव वाला था। एनकार्स अपने बड़े बेटे से दूर हो गया क्योंकि वो बिल्कुल उसी जैसा था, लेकिन वह एक हाथी जाति की गुलाम महिला से पैदा हुए अपने होशियार और सुंदर बेटे को बहुत प्यार करता था। उसने उसी लड़के को अपना असली बेटा घोषित कर दिया और उसे अधिकार और ऊंचा दर्जा दे दिया। वही लड़का एल्डन था। जब तक एल्डन 5 साल का था, उसे लगता था कि वह एक सामान्य इंसान है, लेकिन एक दिन अचानक हुई घटना से उसकी असली पहचान सामने आ गई। तब उसे पता चला कि उसकी असली माँ एक गुलाम बनाकर रखी गई थी। उस दिन के बाद से एल्डन चोरी छिपे अपनी माँ से मिलने लगा। साथ ही वो पर्दे के पीछे रहकर सभी डेमी-ह्यूमन लोगों की रक्षा भी करता रहा, ताकि एनकार्स को इसकी भनक न लगे, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो वो उन सबको जंजीरों में कैद कर देता। एल्डन का सपना था कि एक ऐसी दुनिया बने जहां इंसान और डेमी ह्यूमन दोनों खुशी से साथ रह सके। एनकार्स की सभी पत्नियां भी गुलाम थी, लेकिन एल्डन ने उन्हें आजाद करा लिया। वे सभी उसके विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपनी इच्छा से उसकी देखभाल करने का फैसला किया। अल्लाह कमालोट से पूछती है कि लोगों में ये अफवाह क्यों फैली हुई थी कि लॉर्ड के दूसरे बेटे के पास बहुत सारी गुलाम औरतें रहती हैं। कमालोच बताता है कि वह अफवाह उन्होंने खुद जानबूझकर फैलाई थी, जबकि सच ये था कि एल्डन और उसकी पत्नियां एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। लेकिन ये राज ज्यादा समय तक छिप नहीं सका। जब एनकार्स को एल्डन के असली इरादों का पता चला तो वो बुरी तरह गुस्से में आ गया। उसने ऐलान कर दिया कि वो पूरे इलाके के हर एक डेमी ह्यूमन को मार डालेगा, जिसमें एल्डन और उसकी माँ भी शामिल थे। तब एल्डन ने डेमी ह्यूमन लोगों की रक्षा के लिए अपनी सेना तैयार की। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद उसने एनकार्स की सेना को हरा दिया। अब दास समझ जाता है कि एल्डन का अपने प्रिय लोगों की रक्षा करना से क्या मतलब था। एल्डन पहले की अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि जब उसने सुना कि राज्य का महान नायक एक डेमी ह्यूमन परिवार के साथ रहता है, तो उसे लगा कि दास भी उसी की तरह सोचने वाला इंसान है। दास हैरानी से पूछता है, क्या तुम जिस नायक की बात कर रहे हो वो मैं हूँ? एल्डन मुस्कुराकर कहता है, हाँ। वो बताता है कि दास वही महान नायक है जिसने राज्य को बचाया, कास्डेक्स तक पहुंचा, अपने माता पिता की आखिरी इच्छा को निभाया, कमजोर लोगों की रक्षा की, हजारों दुश्मनों को हराया और अपनी ताकत से अत्याचारी रईसों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। कमालोच बताता है कि राजधानी में दास की वीरता की कहानी पर नाटक भी खेले गए थे, ताकि लोगों का हौसला बढ़े और नए सैनिक सेना में भर्ती हो। हालांकि बाद में रईसों ने उन नाटकों पर रोक लगा दी, लेकिन लोगों ने एक दूसरे को ये कहानी सुनानी जारी रखी। धीरे धीरे दास की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। ये सब सुनकर दास हैरान रह जाता है। वह कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि इन कहानियों का ज्यादातर हिस्सा लोगों ने खुद ही जोड़ दिया होगा। एल्डन हंसते हुए कहता है कि वह भी हर बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब भी युद्ध से लौटे सैनिक दास की बातें बताते हैं, उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। अब जब वो खुद दास से मिल चुका है तो उसे लगता है कि असली दास तो कहानियों से भी कहीं बेहतर इंसान है। एल्डन कहता है कि वो चाहता है कि दोनों अच्छे दोस्त बने और मिलकर ऐसी दुनिया बनाए जहां इंसान और डेमी ह्यूमन बिना किसी भेदभाव के साथ रह सके। दास जवाब देता है कि वह भी इसी सपने का समर्थन करता है। उसके गांव में तो इंसान और डेमी ह्यूमन पहले से ही शांति से साथ रहते हैं। वह चाहता है कि ऐसी व्यवस्था और भी जगहों पर हो। फिर दास एल्डन से कहता है कि वो चाहता है कि एल्डन और उसके लोग उनके अच्छे दोस्त बने। ये सुनते ही एल्डन की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। दास उससे कहता है कि उसके विचार बहुत अच्छे हैं और उसे उन पर गर्व होना चाहिए। उसे अपने सपनों के लिए कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर एल्डन खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के इलाकों की स्थिति पर विस्तार से बात करते हैं। दास बताता है कि उसने एक घूमने वाले व्यापारी से कहा है कि वो उसके इलाके के बारे में दूसरे लोगों को बताएं ताकि और लोग आकर वहां बस सके। फिर भी वह एल्डन से पूछता है कि क्या उसके पास कोई और सलाह है। एल्डन कहता है कि वह भी कास्डेक्स में दास के इलाके का प्रचार करेगा, लेकिन उससे पहले दास को एक जरूरी काम करना होगा। वो कहता है कि अगर दास सच में और लोगों को अपने इलाके में बसाना चाहता है तो सबसे पहले उसे खाने का बड़ा भंडार तैयार करना होगा। उसे अपने इलाके में खेती शुरू करनी चाहिए। सर्दी अभी दूर लग रही है, लेकिन पता भी नहीं चलेगा और आ जाएगी। अगर अभी से तैयारी नहीं की तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। दास उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देता है। एल्डन कहता है कि वह आगे भी हर संभव तरीके से दास की मदद करना चाहता है। इसके बाद वह अपने लोगों के साथ वापस चला जाता है। जब दास घर लौटता है तो सेनाई और ईहान उस पर अपनी श्राप वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे शिकायत करते हैं कि दास ने कहा था कि वो जल्दी लौट आएगा, लेकिन उसने झूठ बोला और बहुत देर लगा दी। रात में जब दोनों बच्चियां सो जाती है तब अल्ना दास से पूछती है कि क्या उसे उन्हें डांटना नहीं चाहिए था। आखिर उन्होंने उसे मारा भी और लात भी मारी, सिर्फ इसलिए कि दास देर से लौटा था। वे जिद करके देर रात तक जागती भी रहीं। दास कहता है कि बच्चों का ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है
लेकिन इस बार गलती उसकी थी, क्योंकि उसने अपना वादा नहीं निभाया। वह पहले खुद उनसे माफी मांगना चाहता था। दास समझाता है कि जब छोटे बच्चे किसी नए परिवार में आते हैं तो वे कई बार जानबूझकर जिद करते हैं और शरारत करते हैं। वे देखना चाहते हैं कि बड़े लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर उनका ऐसा व्यवहार आगे भी चलता रहा तो फिर उसे उन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसके बाद दास खेती की बात छेड़ता है। वह अल्ना से कहता है कि एल्डन की सलाह के अनुसार अब उन्हें खेत तैयार करने चाहिए। दास बताता है कि युद्ध से पहले उसने काफी समय तक खेती का काम किया था, इसलिए उसे उम्मीद है कि वो ये काम संभाल लेगा। तभी अल्ना के सींग से हरी रोशनी निकलने लगती है। वह दास से कहती है कि कोई घुसपैठिया उनकी ओर आ रहा है। दास पूछता है कि कहीं वह एल्डन और उसके लोग तो नहीं है। अल्ना कहती है कि नहीं, वे दूसरी दिशा से गए थे, जबकि ये लोग बिल्कुल दूसरी तरफ से आ रहे हैं और कोई भी समझदार इंसान रात के समय इस तरह इधर उधर नहीं घूमता। दास को शक होता है कि ये डाकू हो सकते हैं, इसलिए वह खुद जाकर देखने का फैसला करता है। अल्ना भी उसके साथ चलने की जिद करती है। वह कहती है कि बिना उसकी मदद के दास अंधेरे में उन्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। इसके बाद वह क्लाउस को गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर दास के साथ निकल पड़ती है। उधर डाकू इधर उधर तलाश कर रहे होते हैं। वे हैरान होते हैं कि क्या सच में इस मैदान में कोई इंसान रहता भी है। उन्हें आसपास एक भी पेड़ तक दिखाई नहीं देता। उनमें से एक कहता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। जिस आदमी ने उन्हें पैसे देकर बुलाया था वो गुस्से में कहता है कि उसने उन्हें रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, अगर वे सिर्फ बातें ही करेंगे तो उसका पैसा वापस कर दें। डाकू उसे भरोसा दिलाते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे अपना काम पूरा करेंगे। वे पूछते हैं कि हमला अमावस्या जैसी अंधेरी रात में ही क्यों करना है। वह आदमी जवाब देता है कि क्या उन्होंने दास का नाम नहीं सुना, वो राज्य का महान नायक है। दिन के उजाले में सामने से लड़कर कोई उसे नहीं हरा सकता। अगर वे उसे अचानक हमला करके भी नहीं पकड़ पाए तो उनके जीतने का कोई मौका नहीं रहेगा। कुछ डाकू कहते हैं कि ये सब सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानियां हैं। इतने सारे लड़ाकों के सामने एक आदमी क्या कर लेगा। लेकिन जिसने उन्हें काम पर रखा था वो उन्हें चुप रहने को कहता है। वह आदेश देता है कि अगर रास्ते में एल्डन भी मिल जाए तो उसे भी मार देना। डाकू पूछते हैं कि एल्डन को मारने के लिए अलग से कितने पैसे मिलेंगे। वह कहता है कि एल्डन के लिए 100 चांदी के सिक्के और दास के लिए 10 सोने के सिक्के इनाम में देगा। डाकुओं का सरदार अपने लोगों से तैयार रहने को कहता है। काफी समय बाद उन्हें इतना बड़ा काम मिला था, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक एक तीर आकर उसके एक आदमी को आर पार भेज देता है। फिर लगातार कई तीर उनकी ओर आने लगते हैं। सरदार तुरंत आदेश देता है कि सब लोग अपनी मशालें फेंक दें और सामने दिख रही लाल रोशनी की तरफ तीर चलाएं। वह लाल रोशनी अचानक दूसरी जगह उड़ जाती है। सरदार समझ नहीं पाता कि वह आखिर क्या चीज है। उधर से फिर बहुत सटीक तीर आने लगते हैं। सरदार हैरान होता है कि इतनी कम संख्या में तीर चलाने वाला उनकी सही जगह कैसे पहचान रहा है। वो अपने लोगों को लगातार तीर चलाते रहने का आदेश देता है और कहता है कि अगर दुश्मन सामने आ गया तो वे जीत सकते हैं। तभी अल्ना दर्द से करहा उठती है। डाकुओं का सरदार उसकी आवाज सुन लेता है और तुरंत अपने लोगों को उस जगह घेरने का आदेश देता है। सभी डाकू एक साथ दौड़ पड़ते हैं। उसी समय दास बिजली की तरह उन पर टूट पड़ता है और अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से 2 डाकुओं को जमीन पर गिरा देता है। सरदार ये देखकर दंग रह जाता है कि उसका एक आदमी अकेले ही उसके लोगों का सफाया कर रहा है। उसे हरी रोशनी भी दिखाई देती है और वह सोचता है कि शायद वहाँ कोई डेमी ह्यूमन है। वह चिल्लाकर उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन तभी दास अचानक पीछे से हमला करता है, उसकी तलवार तोड़ देता है और जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। सरदार डर जाता है। वह सोचता है कि 100 सोने के सिक्के भी दास से लड़ने के लिए काफी नहीं है। जिस आदमी ने उन्हें काम पर रखा था वो मौका देखकर भाग चुका था। सरदार अपने पुराने जख्म को महसूस करता है और उसे एक पुरानी घटना याद आ जाती है। जब दास शहर में एक आम आदमी था तब उसने गुस्से में आकर उसे बुरी तरह सबक सिखाया था। तभी से वह दास से बदला लेने की कसम खाए बैठा था। दास डाकुओं को समझाता है कि उन्हें मारने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की है। अल्लाह कहती है कि सजा के तौर पर उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वह खुद सोचती है कि ये तो कोई खास सजा नहीं हुई। अल्लाह खुश होती है कि उन्हें डाकुओं से इतने सारे हथियार मिल गए। दास पूछता है कि क्या इतने टूटे फूटे हथियार भी बिक सकते हैं। अल्लाह बताती है कि इस इलाके में इस्पात बहुत कीमती होता है, इसलिए टूटे हुए हथियार भी अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। घर लौटते समय दास और अल्लाह अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए बातें करते हैं। अचानक अल्लाह अपना छिपने वाला जादू इस्तेमाल करके चुपचाप दास के पास आती है, उसके गाल पर हल्का सा चुंबन देती है और शर्मा कर भाग जाती है। इसके बाद दास मूल से मिलने जाता है। वह कहता है कि अब वह इस घास के मैदान में खेती करना चाहता है। उसने पहले इस बारे में अल्लाह से बात की थी, लेकिन उसने बताया कि उनके गांव के लोग हमेशा से कहते आए हैं
कि इस मैदान में फसल नहीं उग सकती। दास पूछता है कि फिर वे अपनी औषधीय जड़ी बूटियां कहाँ से लाते हैं। अल्ना बताती है कि वे उन्हें गमलों में उगाते हैं। हालांकि उसे खुद ये तरीका नहीं आता। उसे लगता है कि मोल इसके बारे में ज्यादा जानती होगी। मोल इसकी पुष्टि करती है। वह कहती है कि इस मैदान में सामान्य फसलें नहीं उग सकती, लेकिन दास कहता है कि उसे सिर्फ इतना जानना है कि गमले में पौधे कैसे उगाए जाते हैं। अगर खेती मुश्किल भी निकली तब भी वह कोशिश करना पसंद करेगा। खाली बैठने से तो यह कहीं बेहतर है। मोल उसे बताती है कि हरे पत्तों वाले खास पत्थरों को जानवरों की हड्डियों के साथ पीसकर उनका चूरा मिट्टी में मिलाना पड़ता है। ये तरीका औषधीय पौधों के लिए तो अच्छा काम करता है, लेकिन सब्जियों के लिए नहीं। उन्होंने पहले भी इसी तरह खेतों में सब्जियां उगाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। दास पूछता है कि औषधीय पौधों और सब्जियों में आखिर फर्क क्या है। उसे तो दोनों ही अलग अलग तरह की घास जैसे लगते हैं। मोल हंसते हुए कहती है कि उसे भी इसका सही जवाब नहीं पता, लेकिन उसका मानना है कि जंगल जाति के लोग यह बात जरूर जानते होंगे। वो बताती है कि जंगल जाति के लोग पेड़ पौधों, खेती और जंगलों के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं। कहानियों में कहा जाता है कि वे अपने हाथ के एक इशारे से बंजर जमीन को भी हरे भरे खेतों में बदल सकते हैं। हालांकि मोल ने आज तक उनमें से किसी को नहीं देखा, इसलिए उसे ये भी नहीं पता कि वे सच में होते हैं या नहीं। फिर भी वह दास से वादा करती है कि खेत तैयार करने में वो हर संभव मदद करेगी। अगर दास सफल हो गया तो वह भी उससे सीखेगी, क्योंकि वह भी अपने लोगों के लिए खाने का भरोसेमंद इंतजाम चाहती है। दास मुस्कुराकर कहता है कि शुरुआत से ही उसका यही इरादा था। अगर सब ठीक रहा तो सबसे पहले वह मोल के लिए आलू उगाएगा। मोल मजाक करते हुए कहती है कि उसे आलूओं का भी इंतजार रहेगा और दास और अल्ना के बच्चों का भी। दास शर्माते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब दास घर लौटता है तो दोनों बच्चियां दौड़कर उसका स्वागत करती हैं। वे उसके हाथ में रखा थैला देखकर उत्साहित हो जाती है और पूछती हैं कि क्या वो उनके लिए कुछ लाया है। दास गर्व से थैला नीचे रखता है और उसमें से चमकदार पत्थर निकालकर दिखाता है। उसे लगता है कि बच्चियां उन्हें देखकर बहुत खुश होंगी, लेकिन दोनों बच्चियां निराश होकर कहती हैं कि ये तो सिर्फ पत्थरों से भरा एक बड़ा थैला है, इसमें कोई मजा नहीं है। फ्रांसिस और फ्रांस बच्चियों से कहते हैं कि वे उनके साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन बच्चियां उन्हें भी कह देती हैं कि वे कहीं और जाकर खेलें। ये देखकर दास बहुत शर्मिंदा हो जाता है। तभी अल्ना उसके पास आती है, उसका स्वागत करती है और उन पत्थरों को देखकर पूछती है कि ये क्या है। दास कहता है कि उसे तो ये बहुत सुंदर रत्न जैसे लग रहे हैं। अल्ना को याद आता है कि दास जादुई शक्ति महसूस ही नहीं कर सकता। वो समझाती है कि अगर दास जादू का इस्तेमाल कर सकता तो वो तुरंत पहचान लेता कि इन पत्थरों में जरा भी जादुई शक्ति नहीं है। जिन पत्थरों में जादुई शक्ति नहीं होती वे चाहे देखने में कितने भी सुंदर क्यों न लगे, उनकी कीमत साधारण पत्थरों से ज्यादा नहीं होती। दास पहले से जानता था कि अल्ना जादुई शक्ति महसूस कर सकती है, लेकिन दास सोचने लगा कि क्या बच्चे भी जादुई शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अल्ना ने बताया कि उनकी उम्र के हिसाब से दोनों बच्चों में जादुई शक्ति को पहचानने की क्षमता बहुत ही असाधारण है। कई बार तो वे ऐसी हल्की जादुई आहट भी महसूस कर लेते हैं जिसे वो खुद भी नहीं पहचान पाती। अगर वे मन लगाकर जादू सीखें तो एक दिन उनकी ताकत शायद गांव के मुखियाओं से भी आगे निकल जाए। ये सुनकर दास हैरान रह गया। उसने कहा कि वे बड़े होकर चाहे जो भी रास्ता चुने, उसे पूरा भरोसा है कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। दास वर्डेंट लीफ स्टोन को पीसने लगा। उसने कहा कि जब वो खुद जादुई शक्ति महसूस नहीं कर सकता तो बेहतर होगा कि खेत तैयार करने का काम शुरू कर दे, लेकिन वह ज्यादा आगे बढ़ पाता उससे पहले ही अल्ना ने बताया कि पूर्व दिशा से कई लोग आ रहे हैं। उनके साथ घोड़े भी हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें वह पहचान नहीं पा रही। दास ने जाकर देखने का फैसला किया। अल्ना ने भी साथ चलने की जिद की। उसने कहा कि जब तक ये पता न हो कि सामने कौन है, वो दास को अकेले नहीं जाने दे सकती। दास ने उसका धन्यवाद किया और दोनों साथ निकल पड़े। दौड़ते हुए अल्ना ने कहा कि वे लोग अब जल्द ही दिखाई देंगे, इसलिए उन्हें यही रुक जाना चाहिए। दास ने दूरबीन से देखा और पहचान लिया कि सबसे आगे वाली गाड़ी कमलोट चला रहा है। वो खुशी से अल्ना को बताता है, लेकिन अल्ना मुस्कुराकर कहती है कि जब सामने अपना ही जानने वाला हो तो इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं। फिर दास ने पूछा कि गाड़ियों को खींचने वाले ये अजीब जानवर कौन है। अल्ला ने बताया कि ये सफेद हंस है। पहले वही अजीब जीव थे जिन्हें वह महसूस कर रही थी। दास ने कहा कि रंग अलग होने के बावजूद ये काले हंसों जैसे ही दिखते हैं, इसलिए इन्हें याद रखना आसान होगा। उसी समय अल्ना की नजर एक गाड़ी के अंदर किसी हलचल पर पड़ी। दास ने सोचा कि बाद में कमलोट से इसके बारे में पूछेगा। गाड़ी के अंदर एक चूहे जैसा छोटा जीव राहत की सांस ले रहा था। उसने कहा कि गुलामों की तलाश के दौरान पकड़े जाने के बाद उसे नहीं पता था कि उसका क्या होगा, लेकिन वह खुश है कि किसी तरह इस गाड़ी में छिपकर बैठ गया जो उसे लगा था कि रेगिस्तान की ओर जा रही है। तभी बाकी चूहे उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी रेगिस्तान नहीं जा रही। वे बोले कि पढ़ना लिखना जानने के बावजूद वो कितना बड़ा बेवकूफ है। डरा हुआ चूहा बोला कि उन्हें तुरंत गाड़ी से उतर जाना चाहिए, लेकिन बाकी चूहों ने कहा कि उनका इरादा घर लौटने का कभी था ही नहीं। वे तो ड्रैगन मारने वाले दास को मारने आए हैं। अगर वे उस आदमी को हरा देंगे जिसने अकेले ड्रैगन को मार गिराया
तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि रेगिस्तान के लोग कितने ताकतवर हैं। डरा हुआ चूहा बोला कि वो तो सिर्फ इसलिए गाड़ी में चढ़ा था क्योंकि उसे लगा था कि उनके पास घर लौटने की कोई योजना है। उसने यह भी कहा कि दास तो ड्रैगन से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बाकी चूहों को पूरा भरोसा था कि वे इंसानों से बेहतर हैं। उनका कहना था कि पहले वे दास को हराएंगे और फिर उसी से उन्हें वापस रेगिस्तान पहुंचाने का रास्ता ढूंढने के लिए मजबूर करेंगे। कमलोच गाड़ी से नीचे उतरा और दास व अल्ना का उनका स्वागत करने के लिए आने पर धन्यवाद किया। उसने बताया कि वो लॉर्ड एल्डेन का वादा किया हुआ सारा सामान लेकर आया है। उधर गाड़ी के अंदर छिपे चूहे दास के पास आते ही उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने गलती से डरे हुए चूहे को लात मार दी। वो जोर से चीखते हुए गिर पड़ा और उसकी आवाज दास के कानों तक पहुंच गई। जैसे ही दास गाड़ी के पास पहुंचा, सारे चूहे एक साथ बाहर कूद पड़े और अचानक हमला कर दिया। लेकिन अल्ना ने तुरंत हर वार रोक दिया और दास की रक्षा की। इसके बाद चूहे पीछे हटे और अल्ना पर हमला करने दौड़े। हमला करते समय उन्होंने उसका अपमान भी किया। ये सुनते ही दास का गुस्सा भड़क उठा। उसने एक ही पल में सभी चूहों को जमीन पर गिरा दिया और कहा कि अल्ना एक बहुत अच्छी और सम्मानित महिला है, इसलिए वो किसी को भी उसका अपमान करने नहीं देगा। दास की बात सुनकर अल्ना पूरी तरह शर्म से लाल हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। कमलोच ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दास और अल्ना की रक्षा करें और एक भी चूहे को भागने न दे। जब सभी चूहे पकड़ लिए गए तो कमलोच बार बार माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस गलती की भरपाई कैसे करे। दास ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कमलोच ने कहा कि ये चूहे उसके राज्य की प्रजा है, अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी बदनामी होगी। दास ये सुनकर हैरान रह गया कि ये सच में उसकी प्रजा है। कमलोच ने समझाया कि जो भी जाति अपनी भाषा और अपनी संस्कृति रखती है उसे बीस्टकिन माना जाता है। ये लोग बड़े कान वाले कूदने वाले चूहा बिस्किन हैं। हालांकि वे खुद को रेगिस्तान के लोग कहलाना पसंद करते हैं। वे राज्य की दक्षिणी सीमा के पार वाले रेगिस्तान से आए हैं, जहां गुलाम पकड़ने की घटनाएं होती रहती थी। लॉर्ड एल्डन ने उन्हें बचाया था और वादा किया था कि किसी दिन उन्हें उनके घर वापस भेजने का रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन धन्यवाद करने के बजाय ये लोग मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। दास ने फैसला किया कि उनकी सजा का फैसला पूरी तरह कमलोच करेगा। उसने फिर कहा कि कमलोच का उस पर कोई कर्ज नहीं है, लेकिन अगर माफी मांगने से उसे अच्छा लगता है तो वो जो भी माफी देना चाहे उसे स्वीकार कर लेगा। कमलोच ने धन्यवाद कहा और एल्डन की एक चिट्ठी दास को दी। चिट्ठी में एल्डन ने लिखा था कि खेती के औजारों के साथ उसने अपने इलाके के कुछ खास मसाले भी भेजे हैं, क्योंकि उसे लगा कि दास उन्हें पसंद करेगा। उसने वे घोड़े भी दास को उपहार में दे दिए जिनसे यह सामान लाया गया था। उसकी इच्छा थी कि आगे भी दोनों के बीच व्यापार और चिट्ठियों का आदान प्रदान चलता रहे। उसने लिखा कि वह फिर से दास से मिलने का इंतजार करेगा। इतना सब कुछ बिना किसी कीमत के पाकर दास हैरान रह गया। उसे लगा कि अब वह एल्डन का एहसानमंद हो गया है। कमलोच ने एक और खुशखबरी दी। उसने बताया कि एल्डन ने अस्तबल बनाने के लिए जरूरी सारी सामग्री भी भेज दी है। इतना ही नहीं, दास को उसे बनाने की भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके आदमी खुद सारा काम कर देंगे। ये सुनकर अल्ना खुशी से उछल पड़ी। उसने दास से पूछा कि क्या ये घोड़े अब सच में उनके हो गए हैं। दास ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अब ये उनके ही हैं। अल्ना तुरंत दौड़कर घोड़ों के पास गई और उन्हें प्यार से सहलाने लगी। वो बार बार दास का धन्यवाद करती रही। फिर खुशी में उसने दास को कसकर गले लगा लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ लिया कि दास का दम घुटने लगा। अल्ना ने बताया कि उसका परिवार कभी अमीर नहीं था। बचपन से ही उसका सपना था कि एक दिन उसके परिवार के पास भी अपना घोड़ा हो। उसे हमेशा भरोसा था कि दास इतना भरोसेमंद इंसान है कि एक दिन ये सपना जरूर पूरा करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। दास ने पूछा कि उसके परिवार की हालत इतनी खराब क्यों थी। अल्लाह ने बिना घुमाए फिराए जवाब दिया कि उसका बड़ा भाई बिल्कुल निकम्मा था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने दास को बहुत जोर से पकड़ लिया था। शर्मिंदा होकर उसने माफी मांगी और पूछा कि क्या वो उससे नाराज है। दास ने कहा कि अगर कोई और ऐसा करता तो शायद उसे बुरा लगता, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह थी इसलिए उसे बुरा नहीं लगा, बस थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने कहा कि जब दूसरे लोग आसपास हों तो वह थोड़ा कम उत्साहित हुआ करे। अल्लाह ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। उधर क्लाउस सफेद हंसों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि ये कमाल के हैं, ये बिना घास काटे ही मिट्टी पलट देते हैं। हल चलाते समय उसका संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन माया ने तुरंत उसे याद दिलाया कि हल के हत्थे को मजबूती से पकड़े रखे। जुताई पूरी होने के बाद सबने तय किया कि बीज बोने से पहले मिट्टी को लगभग 3 दिन तक आराम दिया जाएगा। माया ने बताया कि उनके गांव में मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए लकड़ी की राख मिलाई जाती है। उसने ये भी सलाह दी कि पास की छोटी धारा से पानी लाने की व्यवस्था भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी हो सकती है। क्लाउस ने गर्व से कहा कि युद्ध के समय उसने बहुत गड्ढे खोदे थे, इसलिए उसे इस काम का अच्छा अनुभव है। दास ने हंसते हुए कहा कि क्यों न पुराने दिनों की तरह दोनों मिलकर यह काम करें। क्लाउस भी खुशी से तैयार हो गया। काम शुरू ही करने वाले थे कि ईहान और सेनाई दास को ढूंढते हुए वहां आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या खेती का काम खत्म हो गया। दास ने कहा कि अभी तो कई हफ्ते और लगेंगे। फिर उसने पूछा कि क्या उन्हें उससे कोई काम था। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर घबरा कर देखा
और बस इतना कहा कि खाना तैयार है और अल्लाह ने उन्हें दास को बुलाने भेजा है। दास को ये बात बहुत प्यारी लगी। बच्चे सिर्फ उसे बुलाने के लिए इतनी दूर चलकर आए थे। जब वो उन्हें गोद में उठाकर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि दोनों कुछ अजीब से चुप है। बच्चों ने धीरे से पूछा कि क्या खेती करना बहुत मुश्किल होता है। दास ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर वे उससे कोई राज छिपाए तो क्या उसे दुख होगा। दास ने जवाब दिया कि अगर वो कोई बुरी बात होगी तो शायद उसे दुख होगा, लेकिन अगर वो बुरी बात नहीं है तो उसे कोई दुख नहीं होगा। ये सुनते ही ईहान और सेनाई उसकी गोद से उतर गए और चुपचाप घर की ओर चलने लगे। दास बार बार पूछता रहा कि वे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अल्लाह से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद दोनों फिर पहले की तरह हंसने खेलने लगे और दास भी उस बातचीत को धीरे धीरे भूल गया। 3 दिन पूरे होने के बाद अल्लाह दास के पास कुछ बीज लेकर आई। उसने बताया कि ये तेजी से उगने वाली औषधीय यनोशी जड़ी बूटी के बीज हैं, जो आमतौर पर अगले ही दिन अंकुरित हो जाते हैं। दास अस्तबल देखने गया और ये देखकर दंग रह गया कि सिर्फ 3 दिनों में पूरा अस्तबल तैयार हो चुका था। कमलोट्स ने बताया कि वे पहले से बने हुए हिस्से साथ लाए थे, जिन्हें बस जोड़ना था। उनकी मदद से खुश होकर दास ने कमलोट्स को धन्यवाद के रूप में ड्रैगन के कुछ हिस्से देने चाहे, लेकिन सबने एक साथ मना कर दिया। उनका कहना था कि ये उपहार बहुत कीमती है। आखिरकार दास ने उन्हें ये कहकर मान लिया कि वे इन चीजों को अभी अपने पास रख लें और भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसके काम में इस्तेमाल कर दें। जब कमलोट्स जाने लगा तो ईहान और सेनाई रोने लगे। अल्लाह ने उन्हें समझाया कि सिर्फ इसलिए रोते रहना ठीक नहीं क्योंकि उन्हें उसकी याद आएगी। उसने कहा कि रोना खत्म होने के बाद उन्हें घोड़ों की देखभाल भी करनी है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो घोड़े भी उदास होकर रोने लगेंगे। ये सुनते ही दोनों लड़कियों ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और दौड़कर घोड़ों की देखभाल करने चली गई। उधर दास वापस खेतों में गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक भी पौधा नहीं उगा था। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि हर काम पहली बार में सफल नहीं होता, इसलिए वो फिर कोशिश करेगा। अगले दिन भी वही नतीजा मिला। तब उसने सोचा कि शायद उसने वर्डेंट लीफ स्टोन कम डाला है, इसलिए इस बार उसने और ज्यादा मिला दिया। लेकिन उसके अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। वह और ज्यादा वर्डेंट लीफ स्टोन डालने ही वाला था कि अल्लाह ने उसे रोक लिया। उसने समझाया कि अगर वो बहुत ज्यादा डाल देगा तो मिट्टी खराब हो जाएगी। फिर उसने प्यार से याद दिलाया कि घास के मैदानों में फसल उग ही नहीं सकती। ईहान और सेनाई ने दास की निराशा देखी और सोचने लगे कि वे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। तभी उन्हें अचानक किसी अजनबी की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। जिज्ञासा में वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक लकड़ी के बक्से तक पहुंचे। जैसे ही बक्से के अंदर छिपे चूहे को एहसास हुआ कि बाहर कोई है, वो तुरंत जोर से चिल्लाया और उनसे अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। और यहीं पर इस भाग की कहानी समाप्त होती है।